नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे ल्यूसेंट के फैक्चुअल टॉपिक्स जो हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में अधिकतर क्वेश्चन फैक्चुअल ही होते हैं, वन लाइनिंग होते हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। इसलिए आप देखें। आज शुरुआत करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास अगर हम कहें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है और महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष या भारत का देश कहा जाता था। भारत का देश क्यों कहा जाता था या भारत की संतान भी इसको कहा जाता था। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा, इस नाम से पुकारा जाता है। और भारत के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए स्रोत कौन कौन से हैं, ये हैं 4 धर्म ग्रंथ जिसमें वेद पुराण आद्य हैं, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहासकारों ने लिखे, तीसरा है विदेशियों का विवरण जिसमें चीन के, अरबी, मुस्लिम आदि इतिहासकार आते हैं, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगर धर्म ग्रंथ देखें तो भारत में सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनका संकलन कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं का एक संग्रह है जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है और 8वें मंडल में क्या है, जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिनको खिल कहा जाता है। और जो 4 वर्ण हैं ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ये आपसे पूछ सकता है, मिलान से संबंधित आ सकता है। जो सूर्य देवता गायत्री सावित्री है उसका वर्णन है 3रे मंडल में, और सोम देवता से संबंधित कौन सा मंडल है, 9वां मंडल। और जो हस्त लिखित ऋचाएँ हैं वो 8वें मंडल में है। और जो 4 वर्ण हैं जिस प्रकार हम कहते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनको वर्णन 10वें मंडल में है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। जितना इम्पोर्टेंस ऋग्वेद है उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ही आता है। हमारा नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। स्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। अर्थात यज्ञ से संबंधित मंत्र और बलि से संबंधित जो नियम है उनका वर्णन किस में है, यजुर्वेद में है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है, जिस प्रकार ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मौजूद है। नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। सामवेद इसमें गाए जाने वाली ऋचाएँ होती हैं। इसके पाठनकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को अथर्वयु कहते हैं और सामवेद के अध्ययनकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधीय और अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में क्या है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा जाता है। प्रजापति की 2 पुत्री किसको कहा जाता है, सभा और समिति को। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना करी। वेदांग कितने हैं? 6। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण,
निरुक्त, छंद द्वारा याद रखें। जिस प्रकार हमको वेद याद है इसी प्रकार हमको वेदांग याद रखना है। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, क्योंकि ऑप्शन में एक अलग शब्द देगा और 3 इनमें से उठाएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, या पूछेगा इनमें से कौन कौन से वेदांग हैं। भारतीय इतिहास की कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा है। जिस प्रकार वेदों के रचयिता कौन है, व्यास को माना जाता है, और पुराण के रचयिता लोमहर्ष और इसके पुत्र उग्रश्रवा को मानते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 और वेद की संख्या 4। इनमें से 5 मत्स्य पुराण, जिसको सबसे प्राचीन पुराण भी कहा जाता है। वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूँ। विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है, और वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। अगर आपको इससे संबंधित ट्रिक या करनी है कि वायु क्या होती है, गुप्त होती है, किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भारत में खाई जाती है, क्योंकि वो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहनों के बारे में जानकारी देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और पारंपरिक। पुराणों में सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते हैं। जो स्त्रियों और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। सिर्फ पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति माना जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। क्वेश्चन में आ सकता है कथावस्तु किससे संबंधित है? पहला है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगर उसकी शाखा पूछे तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, जिसमें मूर्ति पूजा महायान में और हीनयान में बुद्ध को क्या मानते हैं? एक महापुरुष मानते हैं। और महायान में बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। और जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। कथा वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगम किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र किस धर्म की इतिहास की जानकारी प्रदान करता है? जैन धर्म की। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है आगम, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र साहित्य किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यह जो अर्थशास्त्र है जिसे 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की विजय का वृत्तांत किसके बारे? अरबों की जो विजय है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? चचनामा से, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी, जिसके जो संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक है, के लेखक पाणिनि है, जिसे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित से इन्होंने इनके महाभाष्य से शुंग वंश का जानकारी मिलती है। पूछ लेते हैं कि महाभाष्य जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया?
पतंजलि द्वारा लिखा गया। इससे किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी कौन कौन सी है? पहले तो हम इसको सब पार्ट में बांटेंगे। विदेशी यात्री कौन कौन से? यूनानी रोमन लेखक, जिनमें ये यूपीएससी मेंस में पूछा हुआ है। विदेशी यात्री भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। अब 2020 का जो मेंस का क्वेश्चन पूछा था कि फारसी साहित्यकारों के द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है, टिप्पणी करनी है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। आपको कुछ फैक्चुअल याद भी रखने होते हैं, कुछ नाम याद भी रखने होते हैं, कुछ डाटा भी याद रखना होता है, ताकि आपके आंसर को इनरिच कर सके। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, पहले हमारे विदेशी यात्री हैं यूनानी रोमन लेखक हैं। यूनानी रोमन लेखक, इसमें दो महत्वपूर्ण है, टेशियस और हेरोडोस। टेशियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय रहा है। हेरोडोट्स, इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा सिकंदर के साथ आने वाले 3 जो महत्वपूर्ण लेखक थे, निरियाक्स, अनेस्क्रिप्ट्स और ओस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। नेक्स्ट हमारा है मैगस्थनीज। यह वेरी इंपॉर्टेंट लेखक है जो सिकंदर यह सेलेकुस निकटर का राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा। नेक्स्ट यूनानी रोमन कौन है? डायमेक्स। इसकी एक सीरियन रेस अंतियोकस का राजदूत है जो बिंदुसार के दरबार में आया था और इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित रहा है। नेक्स्ट हमारा है डायोनीसियस। यह मिस्र देश टालमी फिलडेल्फ्स का राजदूत है जो अशोक के दरबार में आया था। क्योंकि इसमें मैचिंग में भी आ सकता है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेक्स किसके दरबार में आया था? डायमेक्स बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। और ये हिस्ट्री में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जिस प्रकार लास्ट ईयर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, राधाकांत देव किसका अध्यक्ष था? इसी प्रकार जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है वो किसका अध्यक्ष था? इसी तरह इसमें पूछ सकता है कि कौन सा विदेशी साहित्यकार, विदेशी इतिहासकार किसके सम्राट के शासनकाल में? आपको याद रखना है मैगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, डायमेक्स आया था बिंदुसार के काल में और डायोनीसियस आया था अशोक के काल में। टालमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, यह एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है। यह करीब 80वीं ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। हमारा नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों में चीनी लेखक आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फाहियान और सेंग्यून और हुनसांग, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फाहियान और हुनसांग। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, फाहियान ने किस स्टेट के बारे में बताया था? वो बताया था मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया। हमारा है सेंगुन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की भारत में या बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। हमारा नेक्स्ट है हुनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। हुनसांग 623 ईस्वी में चीन में से भारतवर्ष के प्रस्थान किया और 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात 630 ईस्वी में भारत राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहने के बाद 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की महत्वपूर्ण ग्रंथ है और याद भी रखना है, सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था।
ह्यून-त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। हमारा नेक्स्ट कौन सा चीनी यात्री? चीन, जो अंतिम चीनी यात्री था 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत के का वर्णन किया है। आगे आता है अरबी लेखक। अरबी लेखक कौन है? अल-ब्रूनी। वेरी इंपॉर्टेंट, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। और निरियाकस, अंत्योकस ये आए थे सिकंदर के साथ। अल-ब्रूनी के बारे में क्या लिखा है? अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज और धर्म, रिवाज, राजनीति आदि के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। देखो अभी 2020 का जो मेंस में क्वेश्चन आता फारसी, वो ये उठाना पड़ता है अरबी वाला। नेक्स्ट तारानाथ, यह एक तिब्बत लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की थी, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य के नाम मिलते हैं। ये कहते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो पुरातत्व है, जो प्राचीन इमारत है, उनसे जो मिलने साक्ष्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, इसको एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ था उसके प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफाओं में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख साहोगरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत में, देखो ये फैक्चुअल है, आपको याद ही रखने होंगे कि दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? साहोगरा अभिलेख से। और भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। और सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एर्ण अभिलेख से। ये क्वेश्चन पिछले स्टेट यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है कि सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? एर्ण अभिलेख से। इसके रचयिता कौन है? भानुगुप्त। आपको कुछ फैक्चुअल ये शासक के किस शासक के संरक्षण में थी? जिस प्रकार हाथी गुफा अभिलेख किसके संरक्षण में थी? ये कलिंग राजा के संरक्षण में थी। और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किसके संरक्षण में थी? रुद्रदामन के संरक्षण में रहा है। नासिक अभिलेख से कौन संबंधित रहा है? गौतमी बलश्री। प्रयाग शतमलेख समुद्रगुप्त से संबंधित रहा है। प्रयाग अहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रहा है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित रहा है। मंदसौर। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित रहा है। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित रहा है? स्कंदगुप्त से संबंधित रहा है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित रहा है। अगर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित रहा है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित रहा है। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित रहा है? रुद्रदामन से संबंधित रहा है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित रहा है? गौतमी बलश्री से संबंध रहा है। प्रयाग शतमलेख किससे है? समुद्रगुप्त से संबंधित रहा है। अहोल अभिलेख किससे संबंधित रहा है? पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, मैं से मंदसौर और मैं से मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित रहा है? ग्वालियर अभिलेख रहा है प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित रहा है? स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित रहा है? बंगाल शासक विजयसेन से। बंगाल शासक विजयसेन से। आपको याद करने हैं, बार बार पढ़ना है तभी याद होंगे, इसका कोई अल्टरेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहा जाता है। कश्मीरी नव पाषाणकालिक पुरास्थल बुर्ज होम से
गर्तवास गड्ढे का घर साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारासन। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारासन कासार्पण कहा जाता है। अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है इतिहास में कासार्पण शब्द किसको इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राचीनतम सिक्के या आहत सिक्के। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। जिस प्रकार एक औरंगजेब संगीत प्रेमी संगीत से औरंगजेब से जुड़ा एक यंत्र था, इसी प्रकार समुद्रगुप्त से जुड़ा भी एक संगीत यंत्र है। पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। आगे आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। इसी तरह से हम पूरी लूसेंट करेंगे जो स्टेट बीसीएस के लिए और यूपी पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए भी लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो आपका वीडियो में बदलाव करने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए, आप उसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आप यूपीएससी की और अदर स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मेरे साथ सहयोगी और भागीदार बने, और जो गलतियां मैंने मेंस में की है वो आप ना करें। धन्यवाद दोस्तों।